विद्या के क्षेत्र में कभी भारत का ऐसा बोलाबाला था कि विदेशों से विद्यार्थी नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा लेने आते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि यह सब बातें बस इतिहास बनकर रह गईं। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने भारत को विद्या विहीन करने का प्रयास किया? तो चलिए जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और वीडियो को देखने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय का उदय 5वीं शताब्दी में माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। वर्तमान समय में यह बिहार में स्थित है। 7वीं शताब्दी की शुरुआती में चीनी तीर्थयात्री जुआन जांग के अनुसार स्थानीय परंपरा बताती है कि नालंदा नाम एक नागा से आया है, भारतीय धर्मों से नाग देवता, जिसका नाम नालंदा था। ऐसा भी कहा जाता है कि नालंदा संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना प्लस अलम प्लस ता, जिसका अर्थ होता है ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। नालंदा की जानकारी हमें हेनसुआंग और इत्सिंग जैसे चीनी यात्रियों के अकाउंट से मिलती है। ह्यूनसुआंग 7वीं शताब्दी में नालंदा आते हैं। वे इसकी स्थापना का श्रेय गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम को देते हैं। वे लिखते हैं कि यहाँ 10,000 विद्यार्थी और 2,000 से अधिक अध्यापक रहते थे। मतलब यह एक रिहायशी विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहाँ चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, पर्शिया, तुर्की और श्रीलंका जैसे देशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ बुद्ध धर्म शिक्षा के साथ साथ गणित, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, मेडिसिन और ग्रामर जैसे विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। यहाँ तक कि उपनिषदों की कुछ असली प्रतियां भी यहाँ मौजूद मानी जाती थी। इतना ही नहीं, यहाँ पढ़ने वालों से किसी भी तरह का शुल्क भी नहीं लिया जाता था। यहाँ पढ़ने वालों में हर्षवर्धन, वासुबंधु, धर्मपाल, नागार्जुन, ह्यूनसांग, पद्मसंभव जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे। ऐसा भी माना जाता है प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट इस विद्यालय के विद्यार्थी रहे थे। ज्ञान का ये केंद्र लगभग 800 सालों तक ऐसे ही फलता फूलता रहा, लेकिन 12वीं शताब्दी में अचानक ही यह अतीत के अंधेरों में खो जाता है। तो इसके पीछे की कहानी बहुत ही रोमांचक है। तो चलिए जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास पढ़ने पर पता चलता है कि नालंदा पर एक नहीं 3 आक्रमण हुए थे। पहले 2 आक्रमण के बाद इसे दोबारा बना लिया गया था, लेकिन तीसरा आक्रमण इसके लिए घातक सिद्ध हुआ था। सबसे पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय, जो कि 455 से 467 एडी में मिहिर कुल के नेतृत्व में हून ने किया था। हून मध्य एशिया के कबीले के एक समूह को कहते हैं, जो खैबर पास के रास्ते भारत में प्रवेश करते हैं। 4 और 6 ईसा पूर्व हून लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन स्कंदगुप्त के वंशजों ने न सिर्फ नालंदा को दोबारा बनाया, बल्कि इसे पहले से भी बड़ा और मजबूत बनाया। नालंदा पर दूसरा आक्रमण 7वीं शताब्दी में बंगाल के गौदास राजवंश के द्वारा किया गया था। इस आक्रमण के बाद बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने इसे दोबारा बनवाया। नालंदा पर तीसरा आक्रमण किया था 1193 एडी में तुर्की के शासक बख्तियार खिलजी ने। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी को। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया? तो कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया था। बहुत से उपाय और हकीमों के इलाज के बाद भी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसे में किसी ने सलाह दी कि नालंदा महावीरा के प्रधानाध्यापक राहुल श्रीभद्र इलाज कर सकते हैं, एक बार उनसे इलाज करवा कर देखा जाए। बख्तियार खिलजी को किसी गैर मुसलमान से इलाज करना मंजूर नहीं था, मगर जब उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ तो उसने सोचा कि एक बार राहुल को बुलाकर देख लेना चाहिए। राहुल श्रीभद्र जब बख्तियार खिलजी का उपचार करने पहुंचे तो खिलजी ने उनके सामने यह शर्त रख दी कि वो इनकी दी गई कोई भी दवा नहीं खाएगा। वह राहुल श्रीभद्र को चुनौती देना चाहता था और हिंदू को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसके बावजूद भी राहुल श्रीभद्र उसको विश्वास दिलाते हैं कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। वह खिलजी को कुरान देते हैं और कहते हैं कि इसके कुछ पन्ने रोज पढ़िएगा। कुछ ही दिनों में उनकी सेहत में सुधार हो जाता है। राहुल श्रीभद्र ने कुरान में एक ऐसी दवा लगाई थी जो पढ़ते समय खिलजी तक पहुंच जाती थी, जिस कारण वह पूर्ण तौर पर सही हो जाता है। जब खिलजी को इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ज़्यादा असुरक्षा और उत्कंठा की भावना आ जाती है कि इन काफिरों के पास मुस्लिम हकीमों से ज़्यादा ज्ञान कैसे है।
बस इसी भावना में खिलजी यह निर्णय लेता है कि वो इस ज्ञान के स्रोत को ही समाप्त कर देगा। और यहीं से शुरुआत हुई नालंदा की बर्बादी की। नालंदा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ज्ञान का स्रोत थी नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित पुस्तकालय की पुस्तकें। उस समय यह विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय था। इसका नाम धर्मगंज हुआ करता था। यह 3 बहुमंजिला इमारत से मिलकर बनी थी। इन तीनों इमारतों का नाम था रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इसमें लगभग 90 लाख पुस्तकों का संग्रह था। खिलजी को जब इस बात का पता चला तो वो नालंदा पर आक्रमण करने का निर्णय लेता है। हजारों की संख्या में रह रहे निहत्थे विद्यार्थियों की हत्या कर दी जाती है। इसमें से कईयों को तो जिंदा ही जला दिया जाता है। इसके बाद पुस्तकालय में आग लगा दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि पुस्तकालय में रखी पुस्तकों को जलने में 3 महीने लग जाते हैं। यह मात्र एक विश्वविद्यालय पर ही नहीं बल्कि एक सभ्यता पर आक्रमण था। यह आक्रमण इतना गंभीर था कि इसके बाद नालंदा को एक बार फिर वही रूप देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। कुछ बचा तो बस दीवारों के अवशेष। बख्तियार खिलजी यही नहीं रुका था। नालंदा के बाद उसने बिहार में स्थित विक्रमशिला और उदांतापुरी नामक विश्वविद्यालयों को भी नष्ट कर दिया। यह मात्र भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की हानि थी। एक व्यक्ति की ईर्ष्या के कारण हजारों वर्षों का ज्ञान संग्रह जलकर राख हो गया। अब इस ज्ञान संग्रह को दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता, परंतु भारत सरकार ने नालंदा महावीरा को शैक्षिक केंद्र बनाने की शुरुआत की है। जब भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मार्च 2006 में बिहार राज्य विधानसभा को संबोधित करते हुए प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का विचार रखा, तब पुराने नालंदा के पुनर्निर्माण के सपने को साकार करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया था। लगभग उसी समय सिंगापुर सरकार ने भारत सरकार को नालंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया और प्राचीन नालंदा को एक बार फिर से एशिया का केंद्र बिंदु बनाने के लिए उसे फिर से स्थापित करने का सुझाव दिया। तो गाइस, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।